एनएलपी है क्या जो है चीज? ये एनएलपी हमें एक कह लें कि टूल दे देता है कि हम एनएलपी की मदद से इस प्रोसेस को समझते हैं, और जब आप इस माइंड को समझ जाते हैं तो इस मशीन को समझना आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं एनएलपी को डार्क साइकोलॉजी के साथ। एनएलपी आप अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आप अपने रिलेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए करते हैं, सेल्स के लोग भी एनएलपी को इस्तेमाल करते हैं। सो एनएलपी बेसिकली एक आपका फ्रेम ऑफ माइंड है जिसमें आके आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मेहताब हमीद साहब। ट्रेनर हैं और एनएलपी कोच हैं। अब एनएलपी का वर्ड शायद आपने पहली दफ़ा सुना हो, और जिन्होंने पहले से सुना है, इन दोनों तरह की ऑडियंस के लिए आज की जो गुफ्तगू है वो बड़ी मददगार होने वाली है। और हम कोशिश करेंगे कि आज आपको एनएलपी के बारे में जितना बता सकें बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपकी वीडियोस सोशल मीडिया पे देख के और आपकी एक्टिविटीज़ देखने के बाद ये यकीनन मुझे अंदाज़ा है कि ये बड़ी मुश्किल से वक्त निकला है आपका हम तक पहुंचने का। मेहताब साहब, हम वक्त को बचाते हैं और डायरेक्टली जाते हैं एनएलपी के ऊपर। एनएलपी है क्या चीज़? पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि व्यूअर का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। देखिए यासिर भाई, मैं जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया ना तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि इंसान का जो इंट्रैक्शन है ना वो मोस्टली ह्यूमन बीइंग के साथ है। और ह्यूमन बीइंग जो है उसको ऑपरेट करने वाली मशीन जो वो यहाँ पे लगी हुई है, सीपीयू कह रहे हैं, दिमाग है। और अनफॉर्चुनेटली हम दिमाग को अंडरस्टैंड नहीं करते। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपको ये अंडरस्टैंडिंग देती है, ये आसानी देती है कि आप किसी को भी आसानी से समझ सकें कि वो सोच कैसे रहा है, वो बोल कैसे रहा है, और उसका बिहेवियर जो है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बिहेवियर उसका जनरेट कैसे हो रहा है, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे किस तरह से जनरेट हो रही है। इस सारी साइंस को आप एनएलपी की डोमेन में डिस्कस करते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माइंड के अंदर लैंग्वेज की क्या कंट्रीब्यूशन है। लैंग्वेज एज अ मीडियम है, हमारे माइंड में जो भी डाटा आ रहा है, हम सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, वो कहीं सेव हो रहा है और फिर कोई रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। इस प्रोसेस में जो इंटरप्रिटेशन हो रही है उसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसमें लैंग्वेज का क्या रोल है, वर्ड्स का क्या रोल है, और इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए दूसरे को समझना आसान हो जाता है और अपनी बात समझाना आसान हो जाता है। क्योंकि कम्युनिकेशन जो है दो किस्म की है। एक वो है जो हम इंटरनल सेल्फ अपनी ज़ात के साथ करते हैं, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, उसका हमारी पर्सनैलिटी पे बड़ा असर होता है। एक वो जो हम आउटर वर्ल्ड के साथ करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं। अब दोनों जगह कम्युनिकेशन के लिए एनएलपी आपको एक इफेक्टिव अप्रोच देती है कि आप दूसरे को समझ सकें और अपनी बात समझा सकें और अपने आप को भी समझें, और अपने जो नेगेटिव थॉट के पैटर्न्स हैं उनको रोक लें, आप उनको पॉजिटिव कर लें, अपनी सेल्फ टॉक से अपने आप को बेहतर कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये एनएलपी हमें एक कह लें कि टूल दे देता है कि हम एनएलपी की मदद से इस प्रोसेस को समझते हैं, और जब आप इस माइंड को समझ जाते हैं तो इस मशीन को समझना आसान हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्विकली एक और चीज़ क्लियर कर दें, कन्फ्यूजन है, फिर हम बाकायदा इसके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं एनएलपी को डार्क साइकोलॉजी के साथ। अच्छा देखिए, डार्क साइकोलॉजी और एनएलपी में बड़ा फ़र्क है। हाँ, ठीक है। एक है कि आप किसी ट्रिक से किसी के साथ बात करते हैं, उससे अपनी बात मनवा लेते हैं, ठीक है ना। और एक है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए उसको समझ ही नहीं पाते। फॉर एग्जांपल, एनएलपी के अंदर जो एनएलपी के अगर हम पिलर्स कहें तो वो है बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। एक बंदा ज़िद पे है और आपने उसके साथ चलना है, आपने रिलेशन को बेहतर करना है, तो उसके बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी। अब अमूमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, वो कम्युनिकेशन के गैप की वजह से होती हैं। अच्छा, तो अब हम ये कह सकते हैं कि एनएलपी को अप्लाई करते हुए हम किसी भी शख्स से अपनी मर्जी की बात मनवा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर सकते हैं। तो इज इट ट्रू? देखें, इसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब किसी थोड़ा सा नेगेटिव लगा, देखें, आपने किसी से अपनी बात मनवानी है। अब पहले तो ये देखें आप किस डोमेन में बात कर रहे हैं।
अमूमन होता है कि जो कम्युनिकेशन जिसके पास NLP कहती है कि आप ऑल टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन तब मुकम्मल होती है जब आपको डिज़ायर रिजल्ट मिल जाता है, जब आपको डिज़ायर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि NLP ने कुछ प्रिंसिपल्स दे दी हैं, कुछ फ्रेम माइंड के दे दी हैं, इन्हें हम प्री सपोजिशंस कहते हैं। उसमें एक है कि हम हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन मुकम्मल तब होती है जब हमें डिज़ायर रिजल्ट मिलता है। अब एक सेल्स पर्सन है, उसका डिज़ायर रिजल्ट क्या है कि सेल लॉक हो जाए, और सेल लॉक क्यों नहीं होती, वो कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं करता। सो NLP बेसिकली उस कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बनाती है। तो आप किसी से अपनी लेट्स सपोज कि अपनी मर्जी का रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसमें उस पर्सन की भी मर्जी शामिल होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन में गैप होता है, उस पर्सन को उसका बेनिफिट नहीं हम बता पाते, हम उसको विन विन सिचुएशन दिखा नहीं पाते। अच्छा, कौन लोग हैं अब, क्योंकि ये NLP की बात चल पड़ी और जो लोग देख रहे हैं, तो किस प्रोफेशन के लिए हम कह सकते हैं या किन लोगों के लिए ये NLP सीख लेना बहुत ज़रूरी है? देखिए, NLP सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है ना। अगर पेरेंट्स को NLP नहीं आती तो वो अपने बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी, मेरी बेटी 2.5 साल की है, और एक दिन मैंने अपनी वाइफ को ड्रॉप किया और मैंने फ़िल्टर से पानी लेना था। अब वो रो रही है कि मैंने साथ जाना है, जबकि मैं गाड़ी लॉकर के सामने से मैंने पानी, अब मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने जब थोड़ा सोचा तो मैंने अंडरस्टैंड किया, मैंने फिर उससे उसकी ज़ुबान में समझाया। अब ये मुझे NLP ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि मैंने उसको अंडरस्टैंड किया। मैंने उसे इशारे से बताया कि ये जो है ये एम्प्टी है और मैंने यहाँ से पानी फिल करना है। 3 दफ़ा रिपीट करने पे उसके माइंड में ये सेंस डेवलप हुई कि ये अभी हमने पानी इसमें भरना है। सो NLP पेरेंट्स को सबसे पहले सीखनी चाहिए। नंबर 1 टीचर्स के लिए ज़रूरी है, डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है। जैसे मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि डॉक्टर एक ऐसी इंफॉर्मेशन पेशेंट के सामने शेयर करते हैं जिसका इम्पैक्ट पेशेंट की साइकी पे पड़ता है, वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। सो NLP हर शोबे के हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ये आपको एक रूम देती है कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, अपने बिहेवियर को बेहतर कर सकें, अपने बिहेवियर को जान सकें। अच्छा, बाज़ औक़ात हम किसी भी शख्स से मिलते हैं तो हम अगर पढ़ चुके हों NLP को, तो ये बिहेवियर हमारा नॉर्मल होता है कि सबकॉन्शियस से हमारी थॉट्स जनरेट होती हैं और अनइंटेंशनली हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसके ऊपर। अब पर्सन बी जो है जिससे हमने डिज़ायर रिजल्ट लेना है, उसका जो ब्रेन है या उसकी जो थॉट्स हैं वो नॉर्मल हो तब भी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, या इसके लिए कोई वीक माइंड्स चाहिए होते हैं आपको? देखिए, इसमें NLP को अप्लाई करते हुए आपको वीक माइंड की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइप का माइंड है, आप NLP का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो आपने भी एक NLP का जुमला सेंटेंस यूज़ किया लैंग्वेज में, बिकॉज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सारी गेम है ना। हाँ जी। लैंग्वेज को आप जितना अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट है, तो उसके असरात आते हैं। सेकेंडली, NLP पढ़ने से नहीं आती। NLP को समझ के जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक ये आपके अनकॉन्शियस का पार्ट नहीं बनता, जब तक ये आपकी हैबिट नहीं बनती, ये रिजल्ट्स नहीं देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं पे रिएक्ट करता हूँ, किसी भी सिचुएशन में मैं रिएक्ट करता हूँ, इट मीन कि मेरा एंगर ट्रिगर हो गया। अब NLP बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी देती है। NLP कहती है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होनी चाहिए। अब रिएक्ट आप तब करते हैं जब आपके पास ऑप्शन नहीं होती, आप शाउट तब करते हैं जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन तब नहीं होती जब आप NLP को प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत से लोग NLP पे सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, बट वो प्रैक्टिशनर नहीं होते। आप जहाँ भी देखें NLP के साथ एक टर्म यूज़ होती है प्रैक्टिशनर, बेसिक प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, ट्रेनर प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का वर्ड इसलिए है कि आपने इस फ्रेम ऑफ माइंड को प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपकी आदत का जो है हिस्सा बन जाए। अगर ये आपकी आदत का हिस्सा नहीं है तो डेलिबरेटली, क्योंकि हमारे माइंड की जो प्रोसेसिंग है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में है, आप रिएक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हैं और किसी ने आपको एकदम से पीछे से हॉर्न दिया है, अब आप एकदम से हो सकता है ट्रिगर हो जाए, बट NLP आपको बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप तो रिएक्ट करेंगे। सो इस रिएक्शन और रिस्पॉन्स की गेम तब आपकी अप्लाई होती है जब आप प्रैक्टिस मोड पे जाते हैं।
अच्छा, कोई भी इंसान जो है वो NLP को अपनी ज़ात पे भी अप्लाई कर सकता है? लेट से एक शख्स जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग का शिकार है, तो इस NLP में कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसी टेक्निक मौजूद है कि वो अपनी ज़ात पे अप्लाई कर ले और इन चीज़ों को ओवरकम कर? जी बिल्कुल। इसे हम कहते हैं लेज़र कोचिंग। अब लेज़र कोचिंग ये है कि हमारे माइंड में अजम्पशंस के क्लाउड्स बनते हैं। देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी अजम्पशंस की वजह से बनती है, जजमेंट्स की वजह से बनती है। आप फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, या आप अपने किसी पास के एक्सपीरियंस को माइंड में क्लाउड की सूरत में इतना रिपीट करते हैं कि वो डोमिनेंट हो जाती है। अब उसको रिमूव करने के लिए यू नीड रिफ्लेक्शन, यू नीड सम लाइक लेज़र कोचिंग, कुछ क्वेश्चनिंग अपने आप से, उन अजम्पशंस को चैलेंज करना। लाइक अगर मुझे लगता है कि ये काम नहीं होगा जबकि मैंने ये प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों लगता है। मैं इस पर बार बार अपने आप से क्वेश्चनिंग करूँगा, उस थॉट को, उस ट्रेन ऑफ थॉट को चैलेंज करूँगा, और चैलेंज करने के लिए मैं क्वेश्चनिंग करूँगा। सो NLP आप अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आप अपने रिलेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए करते हैं। सेल्स के लोग भी NLP को इस्तेमाल करते हैं। सो NLP बेसिकली एक आपका फ्रेम ऑफ माइंड है जिसमें आके आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि जब हमने डिप्रेशन और एंजाइटी की बात की है ना, ऑल्दो ये हम थोड़े से अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कॉन्शियसली अब इसको सुन रहे हैं कि आजकल ये जो मर्ज़ है, एक तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि इसकी तशख़ीस जो है वो होना शुरू हो गई है। लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिए कि ये भी एक डिजीज़ है। Yes. आज से पहले शायद लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। True. और फिर हम सिर्फ इसको वहम का नाम दे देते थे, और बात औकात तो नज़र लग गई है इससे मंसूब करके कर देते थे और अपनी जान छुड़ा लेते थे, और फिर जादू टोने की तरफ भी कुछ लोग चले जाते थे। इट्स अ लॉन्ग डिबेट। तो जो लोग समझ चुके हैं कि वो किसी एंजाइटी या डिप्रेशन के मर्ज में चले गए हैं, तो क्विकली कोई रेमेडी दें, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट एंड एट के वो इससे बाहर आ जाएं। होम रेमेडी क्या हो सकती है आपके? देखिए, सबसे पहले तो जो डिप्रेशन का वर्ड है ना, इटसेल्फ इसके अंदर एक इंटेंसिटी है, एक नेगेटिव परसेप्शन है लोगों के माइंड में। मेरे डिफरेंट टाइम कोचिंग में मुझे ये चैलेंज फेस करना पड़ा कि क्लाइंट ने कहा कि मैं सोशल एंजाइटी का शिकार हूँ या मुझे सोशल डिप्रेशन है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, हु सेड? कहती है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ये है। अब जो लगना है ये अजम्पशन है, अगेन ये अजम्पशन का क्लाउड। सो आपके 90% केसेस में वो डिप्रेशन नहीं होता, वो एंजाइटी नहीं होती, वो सेल्फ अजम्पशन के क्लाउड्स की वजह से एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो सोशल एंजाइटी है या सोशल डिप्रेशन है, जो एक कंपैरिजन है, आप सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं और उसकी वजह से आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल पड़ता है। अब ये सेल्फ अजम्पशन की वजह से है। एंजाइटी या डिप्रेशन तो बहुत आगे की बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि इसकी रीज़न जो है वो लो सेल्फ इस्टीम हो सकती है, जो अभी आप जिस केस को आप डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकती है। देखिए, क्योंकि जो कंपैरिजन, देखिए मैंने स्टार्ट में कहा था 2 टाइप की कम्युनिकेशन है। जो सेल्फ टॉक है ना, उसकी क्वालिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप अपने साथ जो बात कर रहे हैं वैसी आपकी ज़िंदगी है। अब अगर आप अपने आप को नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं डिप्रेस हूँ, हाँ, अब आप अपने माइंड को खुद प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं डिप्रेस हूँ। ठीक है। अब NLP कहती है कि डिप्रेशन जो है वो नहीं है। लेट्स सपोज, जैसे NLP कहती है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर, ओनली फीडबैक। NLP कहती है फेलियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, फेलियर की जगह रिप्लेस करें फीडबैक से। यानी कि आप अपने आप को ये ना कहें कि मैं फेल हो गया, आप कहें कि मुझे ये फीडबैक मिला कि मैंने ये जो काम किया वो इस तरीके से नहीं होना था, ये रास्ता बंद था, मुझे कोई और अप्रोच, कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए थी। सो मैं ये समझता हूँ कि वर्ड्स की जो साइंस है, लैंग्वेज की जो साइंस है, हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें अपनी वोकैबुलरी को अपडेट करना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम का वर्ड है वो आपको एक सेंस ऑफ स्ट्रेस देता है, उसकी जगह अगर आप चैलेंज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सेंस ऑफ मोटिवेशन देता है। ठीक है। तो एक वर्ड की चेंजिंग से आपका इनर इमेज, आपकी सेल्फ टॉक और आपका रिएक्शन चेंज हो। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आई इसी आपकी बात से, कि जब आपने कहा कि इंसान अपने साथ जो भी खुद सेल्फ टॉक करता है, तो वो बिहेवियर जो है उसी तरह का रिस्पांस ब्रेन उसका फिर जनरेट करता है और इंसान को लगने उसकी लाइफ की क्वालिटी भी वैसी होती और कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई शख्स एक चीज़ को मुसलसल सोचे
नेगेटिव सोचे, मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी गलत सोचूं कि ये हो जाएगा, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाता है? डेफिनेटली। देखिए आपका माइंड अट्रैक्ट कर रहा है ना। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ज़रा क्विकली बोल दिया। ठीक है, अच्छा देखिए हमारा माइंड जो है ना, वो जिस तरह की चीज़ सोच रहा है, जिस चीज़ को स्पेस दे रहा है ना, हमारी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे माइंड से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो अट्यून होती है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, जैसे 99 की ट्रांसमिशन के लिए आपको 99 ही अट्यून करना पड़ता है। जब तक आप उसके साथ अलाइन नहीं होंगे उस ट्रांसमिशन को आप सुन नहीं सकेंगे। अब अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, आप लाइफ में स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, इट मीन कि आपका माइंड जो है उसके उस बर्तन में यही चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनपुट जैसी होगी आउटपुट भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, देखिए लेट्स सपोज, इसको मैं कहता हूँ कि हम सम टाइम अपने माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ हिप्नोटाइज। अब सेल्फ हिप्नोटाइज ये है कि हम अपने माइंड के कह लें कि जो हमारे माइंड का लर्निंग पॉइंट है या जो हमारा माइंड है हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक किस तरह करते हैं? जैसे हम डिप्रेशन का वर्ड देते हैं कि मैं डिप्रेस हूँ, या हम कह देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो जितने भी निगेटिव वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज कर देते हैं। जैसे समटाइम हम कोई फाइल रखते हैं, हमारे सामने होती है बट हमें मिलती नहीं है। हाँ। अब विजन दो किस्म के हैं, एक जो हम आंखों से देख रहे हैं और एक जो हम दिमाग से देख रहे हैं। आप जब सेल्फ हिप्नोटाइज होते हैं तो आपके दिमाग का विजन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब जब दिमाग का विजन ब्लॉक है तो वर्ड्स की सूरत में भी हम अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं। हम दिमाग के विजन को ब्लॉक कर देते हैं, हमें पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती, हम अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि सेल्फ टॉक की क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लाइफ क्वालिटी। आप अपने आप को मैसेज बार बार दे रहे हैं नेगेटिव, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में फिर नेगेटिविटी ही आएगी। तो फिर रात के पिछले पैर जो लोग ये सोचते रहते हैं कि ये गलत हो गया, वो हो गया, सुबह 9 बजे के बाद वैसा होना शुरू हो जाता है। बेसिकली पूरी रात अपनी माइंड की फैक्ट्री को नेगेटिव कामों पे लगा देते हैं। बिकॉज आप आखिरी जो 1 घंटा है सोने से पहले वो बड़ा कीमती है। आप उसमें अगर प्लान करते हैं, डायरी लिखते हैं, कुछ रीड करते हैं, तो पूरी रात आपका दिमाग, आपके माइंड की फैक्ट्री उसी डेड डे को प्रोसेस करती है। आप सोए में हैं, आपका जो माइंड है वो काम कर रहा है, माइंड की फैक्ट्री चल रही है। अब आपने रात में अगर नेगेटिव डाटा दिया है, आप अगर रात को सोशल मीडिया देखते हुए सो गया है, आप रात को, लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, हम अमूमन रात को सोने से पहले अगर कोई मूवी देखें तो पूरी रात हमारा माइंड उसी ट्रेन ऑफ थॉट पे चलता रहेगा। तो फिर हमें कपिल शर्मा शो देख के सोना चाहिए। देखिए ये तो प्रायोरिटीज़ हैं। हाँ। कि आप कौन सा डाटा लेते हैं। देखिए इंसान जो है ना, उसके पास इंतखाब की ताकत है, और आज के दौर में एक इंतखाब की ताकत का जो सही इस्तेमाल है वो ये है कि आप देखते क्या हैं, आप पढ़ते क्या हैं, आप सुनते क्या हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, इसमें मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि मैं डायरी नहीं लिख सकता। मैंने कहा सिर्फ आप एक प्रैक्टिस करें। कहते हैं मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, मुझसे ना ये डिसिप्लिन नहीं रहा जाता। मैंने कहा आप 1 हफ्ते का एक चिल्ला ले लें। आपने रात को बैठ के डायरी लिखनी है सोने से पहले। अच्छा, ठीक है, और फिर आपने 1 हफ्ते के बाद अपनी थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना है। आफ्टर 1 वीक उन्होंने कहा कि मैं जो रात को लिख के सोता था, नेक्स्ट डे वैसी ही ट्रेन ऑफ थॉट्स मेरे माइंड में आती थी। ठीक है, जो काम मैंने मेंशन किए होते थे, तो लेट्स सपोज के 10 काम अगर मेंशन किए हैं तो उनमें से 5 काम तो लाजमी है कि मेरी ट्रेन ऑफ थॉट में रहें। और कहते हैं कि जब मैं नहीं दिखता था तो मेरा माइंड मौके की तरह कभी यहाँ होता था, कभी वहाँ, मैं कभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा अनकॉन्शियस और एक अजीब सी कैफियत में होता था। ठीक है, सो रात सोने से पहले का जो टाइम है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप डाटा अपने माइंड को दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब माइंड के अकॉर्डिंगली हमारा जो बिहेवियर है उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे चाय के इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने कड़क चाय पीनी है तो आप क्या करेंगे? उसमें वो चाय तेज़ कर देंगे, पत्ती तेज़ कर। और अगर आप कहते हैं कि मैंने फीकी चाय पीनी है, फिर तो उसमें शुगर माइनस कर देंगे। और अब अगर आप चाहते हैं कि आपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल करने हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप नेगेटिव इनपुट दें और रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलें? वो वंडरफुल, नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकता। तो फिर तो NLP यही कहती है कि आप जो डाटा माइंड को दे रहे हैं वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो फिर आप ये भी बताएं कि कैसे कोई शख्स, मतलब ये किसी का अख्तियारी मामला नहीं है, मतलब एक शख्स कैसे कंट्रोल कर ले, उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है, कोई शख्स क्राइसिस में है,
किसी ऐसे चैलेंज में चला गया है कि उसे लगता है कि यार अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है। तो अब एक शख्स इस सिचुएशन में है, अब हम उसे कहें कि यार बस तुमने अच्छा सोचना है, तो क्या उसके लिए मुमकिन है? और अगर ये आम तरीके से मुमकिन नहीं है, तो आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें, तो आप बताएंगे फिर वो ब्लॉक कैसे करे नेगेटिव थॉट्स को? अच्छा देखिए, उसमें वो रिप्लेस करे अपनी नेगेटिव थॉट्स को, कैप्चरिंग करे। मसला ये है कि हम लोग जो कुछ सोचते हैं ना, वो 4D में रहता है, यानी हमारी सोचों में रहता है। उन सोचों को हमने आज तक कैप्चर नहीं किया। मैं आपको एक चैलेंज से एक एक्सरसाइज देता हूँ। अगर आज आप बैठ के 1 घंटा अपनी सोचों को कैप्चर करना शुरू करें, तो आपको आइडिया होगा कि उसमें से कितनी ऐसी थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं और वो ना चाहते हुए आ रही हैं। आप कोई काम करने लगे, कोई एक्शन करने लगे हैं, तो एक ऑटो नेगेटिव थॉट का जो पैटर्न है वो एक्टिव हो गया है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब हमारे पास ये चॉइस है कि हम कैप्चरिंग के बाद देखें कि हमने रिप्लेस क्या करना है, ठीक है ना। लाइक के वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे कंट्रोल में है, आउटपुट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें एक फार्मूला है कि जो इवेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इवेंट को हम कहते हैं ई। जो रिस्पॉन्स है ये वेरिएबल है। आप या रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्स पॉजिटिव सेंस में है, रिएक्शन नेगेटिव सेंस में है। मैं सिंपल कर देता हूँ, इक्वल टू रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स भी हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, इवेंट्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं। एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट करें बाहर बारिश हो रही है और आप बाहर जाते हैं। अब आप बारिश को नहीं रोक सकते, यानी आप उस इवेंट को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई ना कोई ऐसी कह लें कि तदबीर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप इजीली अपने काम पे चले जाएं। अब जब आप अपने काम पे बारिश में भी जाएंगे तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। इट मीन रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए आपने सिर्फ रिस्पॉन्स या रिएक्शन पे काम करना है, ठीक है, और ये डेलिब्रेटली करना है। अच्छा, जब आप डेलिब्रेटली करते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि आपके सबकॉन्शियस में ये डाटा इतना फीड हो जाता है कि ना चाहते हुए भी आपके रिस्पॉन्स, आपका जो रिएक्शन है वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसी हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब हम क्योंकि NLP के साथ बाकी चीज़ों को भी कनेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो एक बड़ा आम सा सवाल है। अब NLP को लेके ना लोगों ने ये सोच लिया है कि ये कोई जादू की छड़ी है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको ना डिवाइन नॉलेज समझते हैं कि ये कोई रूहानी ताकत है, और बहुत सारे लोग साइंटिफिक, ऑब्वियसली मेरी नज़र में तो ये साइंटिफिक है, आप बेहतर बता सकेंगे। इसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैंने आपके पिछले दिनों एक वीडियो भी देखी है। ओके, ये पैसे भी कमा सकते हैं NLP से? मतलब एक तो पैसे कमाने का मतलब, एक तो ठीक है आपने NLP सिखाई और पैसे कमा लिए, NLP पढ़ाई। NLP के मेथड से आप अमीर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, ये बड़ा है, ये तरीका बताएं हमें। अब देखिए ना, डिपेंड करता है आप किस डोमेन में हैं। लेट्स सपोज कि आप IT की डोमेन में हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपने किसी के साथ डील करनी है, और उस डील में क्योंकि NLP का एक पिलर है रेपो बिल्ड करना, हमने इस पर बात नहीं की। रेपो का मतलब है आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं अपना, ठीक है ना। अब अमूमन डील्स में होता है कि हम कनेक्ट नहीं हो पाते, रेपो बिल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से वो पर्सन अनकंफर्टेबल होता है। और आपको पता है कि आप भी उसी पर्सन के साथ डील करते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आपका माइंड मैच करता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी मैच होगी। ये बंदा हमें बाहर है। अब रेपो बिल्डिंग की आर्ट NLP सिखाती है कि आपने रेपो बिल्ड कैसे करनी है। उस पर्सन को आपने स्टडी करना है, वो पर्सन कैसे सोचता है, वो क्या डिज़ायर रिजल्ट्स चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, NLP आपको माइंड की अंडरस्टैंडिंग देती है। बहुत से लोग सेल्स में ये गलती करते हैं कि वो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए एक गलत अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोल देते हैं या अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। वो उस पर्सन की नीड को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब जब तक आप बिजनेस में नीड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो NLP का एक पिलर है रेपो बिल्ड करना, कि आप किसी के साथ रेपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पेरेंट्स हैं तो बच्चे के साथ रेपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, टीचर है तो वो बच्चे के साथ रेपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन है तो वो अपने कस्टमर्स के साथ रेपो बिल्ड कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता, मैं एक जगह एक रेस्टोरेंट में गया और हमारे साथ बच्चे भी थे। अब मेरी छोटी बेटी रो रही थी। ओके, अब आप यकीन माने कि जो सर्वर था उसने छोटी बच्ची को उठा लिया और उसने कहा कि सर आज हमारी वो मैडम एब्सेंट है, बट आप मील इंजॉय करें, हम इसे टेक ओवर करते हैं।
और यकीन माने उसने उस पूरे रेस्टोरेंट का उस बच्ची को चक्कर लगवाया और वो बच्ची खामोश उसके साथ खेल रही है। अब वो डाटा मेरे माइंड में फीड हो गया, इसे हम कहते हैं न्यूरो लेवल की मार्केटिंग। अब मैं जहाँ बैठ रहा हूँ मैं उस रेस्टोरेंट का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अब उनके जो HR के हेड हैं वो मेरे दोस्त हैं, शाफी साहब। तो मैंने वहाँ से उस पर्सन की, उस सर्वर की पिक्चर बनाई और उनको मैसेज भेजा कि मैंने कहा कि मुझे आपकी सर्विस का जो मेयार है वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। कि उन्होंने हमारे उस पिज़्ज़े के एक्सपीरियंस को ख़राब होने से बचाने के लिए जो हर्डल थी अंडरस्टैंड किया कि बच्ची रोएगी तो मज़ा नहीं आएगा, उन्होंने बच्ची के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, ठीक है। अब ये जो माइंड की अंडरस्टैंडिंग है, ये रैपो जो बिल्डिंग है, ये जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, ये NLP आपको देती है कि आप किसी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। देखिए ना, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन्होंने रियल टाइम पे ऑडियंस के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और आज ये एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। आप आईफोन की बात कर लें, आप किसी भी बड़े ब्रांड की बात कर लें। सो NLP आप बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मेरी छोटी बेटी है, वो जब किसी चीज़ की जिद करती है, मैं उसके माइंड पैटर्न को चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज उसने रोना शुरू कर दिया, अभी उसकी एज 2.5 है, अभी उसके सोशल इमोशन डेवलप नहीं हुए, अभी वो शेयरिंग के मोड में नहीं है। अब वो रो रही है एक चीज़ पे कि मैंने ये चीज़ नहीं देनी या मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक है कि मैं उसे अंडरस्टैंड करूं और उसके थॉट पैटर्न को, माइंड को चेंज करूं। दूसरा, मैं गुस्सा करूं। अब अमूमन जो अप्रोच मैं यूज़ करता हूं, मैं उसके माइंड पैटर्न को चेंज करता हूं। मैं उससे क्वेश्चनिंग पूछना शुरू कर देता हूं कि मून कहाँ है, तो वो रोती हुई एकदम से कहती है मून नहीं है, ठीक है। और मैं फिर उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा डैडी कहाँ है, दादा को डैडी नहीं है। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि बाबा कहाँ गए थे, बाबा ऑफिस। अब देखिए, एक ही लम्हे में मैंने उसके माइंड को चेंज किया है। और क्योंकि बच्चे की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अब क्या थोड़ी देर बाद फिर उसे याद आएगा, वो जैसे ही रोने लगी कि मैं उसे फिर चेंज कर दूंगा। यानी पेरेंटिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जब ट्रेनिंग का स्टफ करता हूँ तो वहाँ पे भी मैं NLP का इस्तेमाल करता हूँ रैपो बिल्डिंग के लिए, ठीक है। मैं जब किसी रिलेशनशिप की बात करें तो अमूमन आपको पता है कि एक हमारे सोसाइटी में मिथ है कि शादी के बाद जी ये मामलात बड़े ख़राब होंगे, अब तो इसकी शामत आ गई। अब ये सारा नेगेटिव डाटा है। हम मजाक में कहीं ना कहीं अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि तैयार हो जाएं, शामत आ जानी है, शामत आ जानी है, तैयार हो जाएं कि अब आपने घर के काम करने हैं। हाँ जी। अच्छा, ये किस किताब में लिखा हुआ है कि आपने घर के काम नहीं करने? ये किस सोसाइटी में लिखा हुआ है कि आपने घर के काम नहीं करने? जबकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम गाड़ी के 2 पहिए हैं। मुझे लगता है कि इससे जो ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं कि मेरा फ्रीडम जो है वो कम्प्रोमाइज होगा। यस, अब देखिए उसमें फ्रीडम की भी डेफिनेशन देखें। जब आप रिलेशन में आ गए तो फ्रीडम की भी आपकी डेफिनेशन अपडेट होगी ना। आपने जिम्मेदारी ले ली। अब ये बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी NLP दे रही है। ये NLP का दूसरा पिलर है जो रिलेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। सो अल्टीमेटली NLP आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। और जब आप उसे सीख लेते हैं तो आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब इंसान ने ग्रेविटेशन के लॉ को इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर नहीं किया था, तो क्या था, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। हमने जब उसको डिस्कवर कर लिया तो अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम लाइक हम जब माइंड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम उन्हें कंट्रोल में ले आते हैं। NLP से डिज़ायर रिजल्ट की जो रेशो है, सक्सेस रेट, अब आप क्योंकि ये डाटा शायद कहीं हो, कहीं इसको मेजर किया गया है कि ये कितने % सक्सेसफुल थेरेपी है या टेक्निक है? देखें, जो NLP से डिज़ायर रिजल्ट्स है ना, ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। आप कितने स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर हैं, आपके बिहेवियर में क्या NLP झलक रही है, नहीं झलक रही, ठीक है ना। अब अगर आपने NLP सीख ली लेकिन आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या होगा? आपने स्विमिंग सीख ली लेकिन आज तक आपने स्विमिंग नहीं की, तो कोई अगर डूब रहा है तो क्या आप उसे बचा पाएंगे? आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स की रेशियो तो डिपेंड करती है कि आपने उसे प्रैक्टिस कितना किया। सो NLP भी प्रैक्टिस की बात करती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट्स उतने आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट में मुझे ये बता दें कि NLP जो है वो अगर सीखनी हो तो उसके लिए कितना वक्त दरकार है, और ये क्या कोई एक्सपेंसिव चीज़ है? अच्छा, देखें कि ये भी एक मिथ है कि NLP एक्सपेंसिव चीज़ है। आप NLP पे मौजूद किताबें पढ़ सकते हैं, NLP पे मौजूद इंटरनेट पे बेशुमार कोर्सेज हैं, आप वो कर सकते हैं। और एक्चुअल जो इसमें टर्निंग पॉइंट है, जैसे मैजिक में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, मैजिशियन कोई चीज़ दिखाता है फिर उसे कहीं और से निकालता है,
लेकिन मैजिशियन के मास्टर कहते हैं कि असल वो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे उस चीज़ को गायब किया जाता है और कहीं और से दिखाया जाता है। वो जो ट्रिक है ना, वो बेसिकली प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन लर्निंग प्रोसेस जो ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस ये है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, रीडिंग करें, NLP की बुक्स को रीड करें। आप जितना रीड करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा। फिर उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप बेसिक से स्टार्ट कर दें कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक टेक्निक्स क्या हैं। किसी एक टेक्निक को पकड़ लें और आप कह लें कि मैंने इस वीक में, इस मंथ में इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करना है। उसको डिफरेंट सिचुएशंस पे प्रैक्टिस करें, फिर आपको रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। सो आप स्लोली आप टारगेट रख लें कि मैंने एक वीक में एक टेक्निक को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप 2 वीक्स रख लें, आप 1 मंथ रख लें। सो डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग अर्ज कितनी है। जितनी ज़्यादा लर्निंग अर्ज होगी आप उतनी आसानी से NLP को सीख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच मेहताब साहब। आज हमने क्विकली जितना कोशिश की हम NLP को लोगों को समझा सकें, और इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा डिप्रेशन को हैंडल करना, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर लोगों को काम कैसे करना चाहिए, और ये जो थॉट्स हैं ये आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रही होती हैं। बुनियादी तौर पे ये ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोचें, जो कुछ आप सोच रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी वैसा ही आपके साथ कर रही होती है। और इसकी बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो मेहताब हमीद साहब ने अभी हमारी पॉडकास्ट के दरमियान भी दी। तो कोशिश करें कि अपनी सोचों को रिफ़ाइन करें, ऐसे फ़िल्टर लगाएं। अभी मेहताब साहब मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो आपने फ़िल्टर लगाया हुआ है ये क्यों लगाया हुआ है, तो मैंने कहा ये नॉइस को जो है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि अब जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी सांस की आवाज़ और आवाज़ के साथ एक नॉइस है, वो हमें नहीं चाहिए। तो अपने ब्रेन पे, अपनी थॉट्स पे भी एक ऐसा फ़िल्टर लगाएं जो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ले जाए और नेगेटिव थॉट्स को होल्ड कर लें। NLP एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बड़ी यूज़फुल है, साइंटिफिक है डेफिनेटली, और आप इसको अप्लाई करते हुए दुनिया में आपसे मिलने जुलने वाले जितने लोग होंगे आप उनसे डिज़ायर रिजल्ट्स ले लेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने पॉडकास्ट में क्लियर कर दी, आज से पहले, क्योंकि आज मैं इसको आपसे मैंने बात करनी थी तो मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे कहीं लगता था कि जो NLP है वो पार्ट ऑफ डार्क साइकोलॉजी है। मतलब आप लोगों को अपनी मर्ज़ी का रोल प्ले करवा लेते हैं अपने कम्युनिकेशन से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मेहताब साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम दोबारा आपको इनवाइट करें और किसी और टॉपिक को हम डिस्कस करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।